हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का बीपीएससी के संपूर्ण बोध बीपीएससी चैनल पर। ये हमारा खुद का इनिशिएटिव है एंड हियर वी वांटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स विथ रिगार्ड टू वेरियस टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जो कि आपके बिहार के एग्जाम में आते हैं। देखिए, मैंने भी अटेम्प्ट किया एग्जाम, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत है, तो भले ही क्वेश्चंस कैसे भी आते हो लेकिन तब भी नेचर जो है वो टफ रहेगा। तो मेरी आपसे कमिटमेंट रहेगी कि आज तो द हिंदू से मैंने एमसीक्यूज उठाए हैं, लेकिन अदरवाइज रोज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स में पीआईबी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सारी जगहों से एमसीक्यूज लाने की कोशिश करूंगी और इन करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को अच्छे से आपसे डिस्कस करूंगी। और इन एमसीक्यूज में आंसर्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा बताती रहूंगी जिससे आपको डिटेल में चीजें पता पड़े। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आसियान इंडिया समिट के बारे में बताया गया है। देखिए, रिसेंटली आसियान इंडिया समिट, आप बताओ जरा 21st, 22nd, 25th, 16th कौन सी हो रही है? तो अभी 22nd समिट हो रही है। और ये कहाँ पे हो रही है? तो ये मलेशिया में कुआलालंपुर में हो रही है। और इसकी मेजर हेडलाइन क्या है कि यहाँ पर आसियान में अभी तक 10 नेशंस हैं, अभी 11th तिमोर लेस्टे भी ऐड हो गया है। अब 10 नेशंस कौन कौन से हैं ये भी जरा ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार के अलावा जरा बताते जाओ लाइन से कौन कौन से हैं बच्चा लोग। लाओस है, थाईलैंड है, और कौन कौन से हैं जरा बच्चा लोग बताइए। कंबोडिया, बिल्कुल कंबोडिया भी है। इसके बगल वाला एक वियतनाम है, ये भी है। म्यांमार के नीचे फिर मलेशिया आता है, मलेशिया भी है। सिंगापुर भी आता है भाई साहब, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की टिप पे, वो भी है। इंडोनेशिया भी है। फिर इंडोनेशिया में आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट तरफ ब्रुनेई दारुसलाम है, ये भी आता है। एंड ब्रुनेई दारुसलाम एक इस्लामिक रिपब्लिक है, उसके ऊपर फिर फिलीपींस है, वो भी आता है। और इस पे अब तिमोर लिस्टे भी जुड़ गया है ना। और इसी तरीके से जरा बताओ फर्स्ट आसियान समिट कब हुई थी? देखिए, आसियान बना तो 1967 के आसपास था, लेकिन इसकी पहली समिट 1976 के आसपास हुई थी। जरा सोचो, न्यू दिल्ली, सिंगापुर, इंडोनेशिया। चलो सिंगापुर इंडोनेशिया फिर भी मान सकते हैं, न्यू दिल्ली में हो ही नहीं सकती, दिल्ली पार्टी नहीं था जब आसियान बना था। तो यहाँ पर आंसर डेफिनेटली इंडोनेशिया का बाली है। बाली आप देखोगे इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, एक हिंदू आइलैंड है, अकेला बचा हुआ हिंदू आइलैंड है। यहाँ पर ये फर्स्ट आसियान समिट हुई थी। क्या इनमें से कौन सा सही है? अब जरा ये बताना है। अब आप खुद ही सोचो, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है आसियान का? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया उस टाइम नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता था। तो इंडिया बोलता था कि आसियान को तो यूएस सपोर्ट करेगा, इन कंट्रीज को, जैसे सिंगापुर वगैरह, तो हम नहीं आएंगे, इसका पार्ट नहीं बनेंगे। लेटेस्ट आसियान की समिट कहाँ हुई भाई साहब? देखिए, मलेशिया कुआलालंपुर में हुई है। इंडिया इज द ओनली एशियन कंट्री इन दी आसियान। अरे हो ही नहीं सकता, आसियान का हिस्सा ही नहीं है। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ आसियान, ये डेफिनेटली सही है। और इसलिए आसियान के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? देखो बहुत आसान है, ब्रसल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर है। बेसिकली फ्रांस और जर्मनी, ये आपको पता है पुराने दुश्मन थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इनकी लड़ाई हुई, हिटलर ने पूरा फ्रांस को कैप्चर कर दिया था। इन दोनों के बीच में कुछ कंट्रीज आती है जिन्हें आप बेनेलक्स कंट्रीज बोलते हो, है ना, जिसमें बेल्जियम है, यहाँ ऊपर की तरफ नीदरलैंड्स है और लग्जमबर्ग है। ये 3 कंट्रीज हैं बेनेलक्स कंट्रीज, जो कि बाद में फ्रांस और जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्ती हुई, तो उन दोस्ती के इनिशिएटिव्स उन पहलों में भी शामिल थे। और इन तीनों ही जरूरी है। ब्राजील में तो हेडक्वार्टर्स है, नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दोनों का हेडक्वार्टर्स है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरह बना 1899 के आसपास। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यूट था 2002 का, उसके बाद आया। दोनों ही यहाँ पर आमने सामने बिल्कुल नीदरलैंड्स में, एंड इसके साथ साथ लग्जमबर्ग भी है। तो ये आप देखोगे। इनमें से अब अगला बताओ, एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो कि आपकी एसिडिटी को कम करते हैं। पेट में जलन हो रही है ज्यादा, एंटासिड खा लो। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड है खुद हाइड्रोक्लोरिक। अरे एसिडिटी बढ़ रही है तो एसिडी क्यों यूज करेंगे उसको, है ना? एसिडिटी बढ़ रही है तो क्या नमक खा लोगे? बिल्कुल नहीं। आंसर यही आना था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट वगैरह, बाइकार्बोनेट, इसके साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एंटासिड की तरह यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये बेसिक मटेरियल्स हैं, है ना। सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड्स हैं, बेसिक हैं, बेस हैं, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। एसिड बेस न्यूट्रलिटी तो बचपन में बच्चा लोग आपने पढ़ी ही होगी, है ना बाबू लोग। बाकी आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिन ऑफ आद्यार रिवर? देखिए, आद्यार रिवर ये वही रिवर है जहां पर एनी बेसेंट का जो आपको याद होगा मूवमेंट था मॉडर्न रिवर के टाइम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पर, है ना। वो बेसिकली एनी बेसेंट की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, एनी बेसेंट ने इंडिया आकर ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का बेस है वो यहाँ आद्यार रिवर के आसपास ही बना था। एंड शी यूज्ड टू लिव देयर आल्सो। साउथ ऑफ चेन्नई पड़ता है। और इसका ओरिजिन अगर मैं देखूं तो तमिलनाडु में एक लेक है, चरम्बरक्कम लेक। ये बेसिकली न्यूज में रहता है बिकॉज आद्यार रिवर चेन्नई के पास में, तो वो पोल्यूशन वगैरह के एस्पेक्ट्स में न्यूज में था। तो दैट्स वाई यहाँ पर इस लेक से इसका ओरिजिन होता है, और फिर ये चेन्नई के साउथ से निकलकर और फिर यहाँ पर चली जाती है सी के अंदर। अब औरंगाबाद रेलवे स्टेशन कंटिन्यूअसली कंट्रोवर्सी में रहता है, और इसको हमने वापस से नाम दिया है छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो इसलिए लगातार न्यूज में रहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर आज द हिंदू में बहुत बड़ा एडिटोरियल आया है ना।
डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात अगर लेटेस्ट जजमेंट्स की बात करूं, ये आप रट्टा कर लेना कहां से बात हुई थी। तो लेटेस्ट इंडिया में के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट था, राइट टू प्राइवेसी वाला, जिसमें बोला प्राइवेसी राइट टू लाइफ का पार्ट है, आर्टिकल 21 का, वहां बात हुई है। इसके साथ साथ सबरीमला इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस था, सबरीमला में विमेन को एंट्री मिले ना मिले, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हुई है ना। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात होती रहती है, ये पूछते रहते हैं एग्जाम में किसी न किसी में। तो इसको सबसे पहले जॉर्ज क्रोटे ने यहाँ पर टर्म किया था एक हिस्ट्री ऑफ ग्रीस नाम की किताब में, है ना, कि लोगों में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है इसके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उन मोरालिटी को फॉलो किया जाए लोगों में, तो अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी किसी भी जगह पे सर्वाइव करेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए तिरुकुरल एक टेक्स्ट है तिरुवल्लुवर का, इसमें आरम नाम का एक शब्द है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले आर्टिकल में आज दिया हुआ था। तो आरम बेसिकली का मतलब है वर्च्यू, है ना। जैसे जो ग्रीस है, अभी हमने देखा ना हिस्ट्री ऑफ ग्रीस नाम की किताब में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आई, ग्रीस में भी इस टर्म का यूज बहुत किया जाता है, वर्च्यू। सुकरात इसका यूज करते हैं, प्लेटो इसका यूज करते हैं, अरास्तु एरिस्टोटल इसका यूज करते हैं। तो आप देखोगे इसी तरीके से हमारे यहाँ पर तिरुकुरल नाम के पुराने संगम एरा के टेक्स्ट ने इस नाम का यूज किया था, वर्च्यू का, समझाया था कि वर्च्यू के हिसाब से जीवन जीना चाहिए और खुश रहोगे उससे वगैरह वगैरह। खुशी तो चाहिए सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? देखिए नोस्ट्रो वोस्ट्रो में बच्चा लोग बड़ा बाबू लोग कंफ्यूज होते हैं। तो नोस्ट्रो क्या होता है? नोस्ट्रो में हमारी बैंक अगर बाहर के किसी फॉरेन के बैंक में, जैसे स्विस बैंक में या फ्रांस के किसी बैंक में, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक में अकाउंट खोलती है तो वो नोस्ट्रो अकाउंट है। ऐसी फॉरेन बैंक हमारे यहाँ अगर हमारे बैंक में, इंडियन बैंक में अकाउंट खोलती है ना, तो वो कौन सा अकाउंट हुआ? वोस्ट्रो अकाउंट हुआ, है ना। तो क्या वोस्ट्रो अकाउंट से डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर कम होगी? बिल्कुल। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से हम बच पाएंगे, बिल्कुल। फॉरेन बैंक हमारे यहाँ खुलती है, बिल्कुल। तो नॉट करेक्ट तो यही हो गया। आईएमएफ ने क्या इंट्रोड्यूस किया? बिल्कुल नहीं, है ना। आईएमएफ के तो अलग ही लेंडिंग मैकेनिज्म है। बाकी इंडिया नेपाल पर आज एक आर्टिकल आया कि आरबीआई ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, बेस्ड ऑन दैट इंडिया नेपाल न्यूज में रहा। तो इंडिया नेपाल में आप देखोगे क्या इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बिल्कुल, है ना। तो ये ऐसा का ऐसा बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल का हम लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और नेपाल के ज्यादातर प्रोडक्ट 60% समथिंग प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात की, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी इंडियन कोस्ट गार्ड बेसिकली क्या करता है। हमारी जो कोस्ट है, ये भारत की लंबी कोस्ट लाइन है, 11,000 से 12,000 किलोमीटर की लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। उनमें जो ये बिल्कुल कोस्ट वाले इलाके हैं, बिल्कुल बीच वाले, यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट्स की पुलिस का जुरिस्डिक्शन होता है ना, क्योंकि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर। इसके बाद जो थोड़ा सा नॉटिकल माइल्स वाला एरिया है ना, बेसिकली 12 से 24 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, 12 नॉटिकल माइल तक का, 24 नॉटिकल माइल्स का, या आसपास वाला कोस्ट गार्ड देखता है बेसिकली। इसके बाद वाला जनरली जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं बाद वाले, वो नेवी देखती है प्रॉपरली। तो नेवी तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब 1947-48 में एग्जिस्टेंस में आ गए थे, पुराने कंटिन्यू चल रहे थे। रॉयल इंडियन नेवी, उन्हीं को कंटिन्यू किया। बाद में 60-70s में जाके लगा यार पुलिस और नेवी के बीच का एक स्ट्रक्चर चाहिए जो एक बकल की तरह काम करे इनमें, तब कोस्ट गार्ड बनाया गया। तो कोस्ट गार्ड किसकी मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑपरेट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और बहुत लैंड पर बीएसएफ है ना, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है जो नक्सलियों को मारती है ना, असम राइफल्स है। असम राइफल्स को छोड़ के बाकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सशस्त्र सीमा बल हुई, है ना, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? ये सारी जनरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम नहीं करती, है ना। तो ये ध्यान रखना है। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या रिलीज करता है? भाई साहब रेड डेटा बुक रिलीज करता है। इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल ऐसी स्पीशीज होती है, ऑब्वियसली ये आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा थोड़ा बहुत। बाकी रिवर सिल्ला हल्ला कौन सी ट्रिब्यूटरी है किसकी? तो कुंदा रिवर की। आज ये तमिलनाडु के केस में, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया। ये बस इतना ध्यान रख लो, सिल्ला हल्ला कुंडा, इन पर ये डैम बनाने की बात हो रही है। इस डैम से जो आपके जो मतलब ओवरऑल यहाँ पर पानी है वो थोड़ा सा स्पिल ओवर होगा और इससे एग्रीकल्चर वगैरह पर भी इम्पैक्ट की बात की जा रही है कावेरी डेल्टा की तरफ। इनमें से कौन सी कमिटी वेस्टर्न घाट से एसोसिएटेड है? ये भी आज न्यूज में था, क्योंकि आईयूसीएन ने वो नेचर आउटलुक की अपनी रिपोर्ट निकाली, इसलिए आईयूसीएन भी न्यूज में था और कहा कि वेस्टर्न घाट्स खतरे में। तो पहले किसने बोला वेस्टर्न घाट्स खतरे में है? माधव गडगिल कमेटी आई थी, इसने बोला था। केलकर कमेटी आई नहीं सकती, केलकर कमेटी बेसिकली वो जीएसटी वगैरह टैक्सेशन उससे रिलेटेड है। रघुराम राजन कमेटी भी नहीं आ सकती, रमेश चंद, ये सारी इकोनॉमिक्स की कमेटी है। अकेले माधव गडगिल इन्वायरमेंट की कमेटी। माधव गडगिल कमेटी के बाद कस्तूरी रंगन कमेटी भी आई थी यहाँ वेस्टर्न घाट्स के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। दोनों ने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स की, एरियाज की बात की थी कि केरला के कितने परसेंटेज ऑफ एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर करें, है ना। तो ये यहाँ पर आया था। अब अगर मैं चेंगजियान फॉसल साइट की बात करूं तो आईयूसीएन की इसी रिपोर्ट में आज आया था कि ये जो इंडिया में देखिए असम में मनास नेशनल पार्क ठीक तरीके से हैंडल नहीं हो रहा, आईयूसीएन ने बोला।
सो इंडिया में सुंदरबंस जो नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन मैंग्रोव तरफ, वो ठीक तरीके से हैंडल नहीं हो रहा, उसमें दिक्कत है। लेकिन इसी आईयूसीएन रिपोर्ट ने चाइना की तारीफ की कि आपके यूनान प्रोविंस में ये जो चेंगजियान फॉसल साइट है, इसको आपने बहुत अच्छे से कंजर्वेशन कर रखा है, इसमें इन्होंने बोला अच्छे से मैनेज है, गुड है ना। तो ये कहां पर है, ना असम, ना मेघालय, ना अरुणाचल प्रदेश, ये सीधा चाइना में यूनान प्रोविंस है। अब अगला, अगर मैं नीलगिरी ताहिर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताऊं तो नीलगिरी ताहिर क्या है, एक एजाइल गोट है, यानी जल्दी चलने वाली ये गोट है, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। और ये कहाँ मिलती है, तो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन्स है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल ट्राई जंक्शन पर, है ना। तीनों में ये नीलगिरी एक तरीके से पार्ट होता है, तो नीलगिरी इसका पार्ट है, नीलगिरी ताहिर। इसमें अगर मैं देखूं तो क्या है, आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है, बिल्कुल भाई साहब ये खतरे में है, और तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मानूं तो उसमें शेड्यूल 1 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आती है, पुराने वाले 1972 के हिसाब से भी, और 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से भी, नाम तो 1972 होगा तब भी, उस हिसाब से भी नीलगिरी ताहिर शेड्यूल 1 में ही आएगा, क्योंकि टाइगर की तरह नीलगिरी ताहिर को भी बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन दे रखी है ना। तो अगर मैं इनकरेक्ट की बात करूं तो इनकरेक्ट हमारे पास डी ही आना है बच्चा लोग, बिल्कुल। अब कौन सी ब्रांच ऑफ आर्मी को क्वीन ऑफ बैटल कहेंगे, जो बैटल में सबसे ज्यादा लड़ती होगी, अब बैटल ऑफ लोंगेवाला याद कर लो, यहाँ पे 1971 के टाइम पे कैसे एयरफोर्स बेचारी मजबूत थी, लेकिन कैसे आर्मी डटी रही साल पूरी रात भर, है ना, ऑल नाइट, और सामने वाला जो दुश्मन था बहुत ज्यादा मैसिव था नंबर्स में भी, लेकिन हमने हराया, है ना। मैन टू द लास्ट फाइट, फाइट टू द लास्ट मैन हमने किया इसमें। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखना, इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल चलने वाले सैनिक हैं जिनके हाथ में बंदूकें होती हैं, ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा प्राइड है, क्योंकि हमारी आर्मी का एक पूरा मतलब एक रूल है कि हम क्या करते हैं, जहां पर 100 आदमियों की जरूरत रहेगी वहां हम 50 आदमी 20 आदमी ऐसे ही भेजेंगे, लेकिन ये हमारे जो 20 आदमी ये इतना लड़ेंगे, इतना बहादुरी से लड़ेंगे कि ये जंग जीत जाएंगे। तो ये हमारी खासियत है एक तरीके की। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ, तो ये 7 मई 2025 को लॉन्च हुआ, और ये इसके बारे में आपको पता होगा, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ 24 अप्रैल को, है ना। और यहाँ पर एक महिला भी थी जिसके हस्बैंड को मार दिया गया, तो मांग से सिंदूर निकल गया, नई नई मैरिड थी, तो इसलिए हमने नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा था, है? जनजातीय गौरव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी यहाँ पर 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा ने बिरसैत नाम का एक पूरा एक अलग से सेक्ट निकाला था, अभी भी इनको भगवान की तरह माना जाता है ना। मुंडा जो आपका रिबेलियन था उसको इन्होंने लीड किया था, ठीक है। कब हुआ था, 1899 के आसपास। तो ये सब आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, है ना। धरती आबा जो परियोजना है वो भी इसमें अंदर आती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रोज हम करंट अफेयर्स में ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स डिस्कस करते रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर हेल्प करें और एग्जाम में मदद करें। थैंक यू सो मच, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।